26 मार्च 1997 भारत के लिए एक आम दिन था। भारत में कुछ ऐसी बहुत बड़ी घटना नहीं घटी थी, लेकिन 26 मार्च 1997 को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कैलिफोर्निया में कुछ हुआ था। एक बड़ा ही खौफनाक इंसिडेंट। सैन डिएगो कैलिफोर्निया स्थित एक आश्रम में 49 लाशें पाई गई। इन सभी 49 लाशों ने एक साथ सुसाइड कर लिया था। सभी लोगों ने एक जैसे कपड़े, जो उनके कल्ट का ड्रेस कोड था, वो पहन कर रखे थे। सभी शव बिस्तरों के ऊपर थे और सभी शवों के ऊपर बैंगनी रंग का एक कपड़ा ढका हुआ था। यह सामूहिक आत्महत्या एक सन की धर्मगुरु की करतूत थी, जिसने अपने अनुयायियों को यह यकीन दिला दिया था कि पृथ्वी पर बहुत जल्द ही एलियंस का हमला होने वाला है और यदि वो स्वर्ग जाना चाहते हैं तो उन्हें इस हमले से पहले इस धरती को छोड़कर जाना होगा। इस धर्मगुरु का नाम था मार्शल हर्फ एप्पलवाइट। 12 मई 1931 को अमेरिका में जन्मे एप्पलवाइट का झुकाव रहस्यवाद की तरफ था। उसने हेवेंस गेट अर्थात स्वर्ग का दरवाजा नाम का एक कल्ट बनाकर खुद को जीसस क्राइस्ट के अवतार के रूप में पेश किया। एप्पलवाइट का कहना था कि बहुत जल्द पृथ्वी एलियंस के हमले में तबाह होने वाली है, पर उसके अनुयायी उसके साथ पृथ्वी के तबाह होने के पहले ही जीवन के दूसरे चरण की यात्रा को चल सकते हैं। अगर वो सुसाइड करते हैं तो उनकी आत्माओं को लेने के लिए एलियन यानी दूसरे ग्रह के प्राणी आएंगे। उनका मानना था कि ये एलियन उनकी आत्माओं को जीवन के दूसरे आयाम पर ले जाएंगे। एप्पलवाइट ने एक कॉमेट, हेल-बॉप कॉमेट की एक तस्वीर को दिखाकर समझाया कि एलियंस एक स्पेसशिप में बैठकर धरती की ओर निकल चुके हैं और जल्दी ही पृथ्वी पर आने वाले हैं। यदि हम सबको स्वर्ग में जाना है तो उनके आने के पूर्व ही मृत्यु को गले लगाना पड़ेगा। इस तरह उसने अपने 38 भक्तों को अपने साथ आत्महत्या करने के लिए राजी कर लिया। 26 मार्च 1997 को इन लोगों ने वोडका के साथ जहर पीकर आत्महत्या कर ली। अभी बीच में 21 दिसंबर 2012 को जब धरती के नष्ट हो जाने की अफवाह उछली थी, तब इस संप्रदाय के लोग फ्रांस के एक पहाड़ी के नजदीक एकत्रित हुए थे, इस आशंका में कि ये एलियन पृथ्वी पर वापस आ सकता है। खैर, यह भविष्यवाणी कोरी अफवाह निकली। आप समझ ही गए होंगे कि इस कल्ट की मैं बात क्यों कर रहा हूँ। बुराड़ी केस भी इस कल्ट ने जो किया उससे कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। इन बोथ केसेस द गोल वॉज नॉट टू डाई, but the ritual suicide was supposed to be a step towards something else, a step towards attaining heaven, स्वर्ग। ललित की डायरी में स्वर्ग के मार्ग की बात थी, यहाँ स्वर्ग के गेट की। ललित का ट्रिगर पॉइंट उसके पिता का जाना था और एप्पलवाइट का ट्रिगर पॉइंट उसकी एक साथी का जाना था। जिस तरीके से ललित ने अपने परिवार को अपने कमांड के अंडर बांध कर रखा था, उसी तरीके से एप्पलवाइट ने भी अपने मुंह बोले परिवार को अपने अंडर बांध कर रखा था। और तो और, अगर आप कुछ और छोटी छोटी सिमिलैरिटीज देखेंगे कि बुराड़ी में भी सदस्यों के मुंह पर कपड़ा था और हेवेंस गेट के सदस्यों के मुंह पर भी, हेवेंस गेट के सुसाइड में भी एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन था कि वो उस रूटीन को कैसे अंजाम देंगे। उस डॉक्यूमेंट का नाम भी द रूटीन ही था और बुराड़ी में भी डायरीज थी। ऐसी बहुत ही माइनर सिमिलैरिटीज और भी थी। मैं एक चीज क्लियर कर दूं ताकि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं लगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बुराड़ी के ललित हेवेंस गेट के एप्पलवाइट से इंस्पायर्ड थे, नहीं। दोनों का दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन जो अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं वो दोनों इस केस में काफी हद तक सिमिलर हैं। इन इश्यूज को समझने के लिए हमें थोड़ा क्रिमिनल साइकोलॉजी में घुसना पड़ेगा। 1970 के दशक में सैल्वाडोर मिनुचिन ने एक कॉन्सेप्ट ऑफ इनमेशमेंट बनाया था। इनके हिसाब से देयर आर सम बाउंड्रीज दैट हेल्प डिटरमाइन हाउ क्लोज फैमिली मेंबर्स और अ ग्रुप ऑफ पीपल आर टू ईच अदर। कितना पास है एक परिवार। लेकिन जैसे जैसे ये बाउंड्रीज धुंधली होती जाती हैं, द रिजल्ट्स में बी इनमेशमेंट। इनमेशमेंट एक सिचुएशन है जिसमें फैमिली मेंबर्स आर क्लोज टू एन एक्सटेंट दैट इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर ईच मेंबर टू एस्टैब्लिश अ लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस विच इज कंसिडर्ड हेल्दी। इनमेशमेंट से इंडिपेंडेंस अर्थात फैमिली मेंबर्स में स्वतंत्रता की कमी आ जाती है, इसलिए वो एक ही तरीके से सोचते हैं जैसा कल्ट्स वगैरह में होता है। लेकिन इसकी शुरुआत बुराड़ी के केस में कहां से हुई? इन्वेस्टमेंट तो ठीक है, लेकिन ललित ने अपने परिवार के दूसरे सदस्यों को राजी कैसे किया? जब क्राइम ब्रांच ने मनोचिकित्सकों से सलाह मशवरा की, उन्होंने बताया कि परिवार शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर (एसपीडी) या साझा मनोविक्षिप्तता विकार से पीड़ित था, जैसा हमने डायरी वाले एपिसोड में मेंशन किया था।
फॉलियाडू फ्रेंच शब्द। वैसे इसका लिटरल ट्रांसलेशन तो दो लोगों का पागलपन होता है, इसलिए कई लोग फॉली एंड फैमिली, एक फैमिली का पागलपन, ये भी बोलना पसंद करते हैं। लेकिन आजकल इसे फॉलियाडू ही कहते हैं और यूजुअली शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर ही बोला जाता है। ये वही दुर्लभ घटना है जब भ्रांतियां एक शख्स से दूसरे में चली जाती हैं। भ्रांतियां जिस शख्स में सबसे पहले विकसित होती हैं वह परिवार का असरदार शख्स होता है। परिवार के दिवंगत पितृ पुरुष से अपने काल्पनिक जुड़ावों की वजह से ही ललित ने ये भूमिका निभाई थी। असरदार और हावी शख्सियत फिर कमजोर और ज्यादा आसानी से कहे में आ जाने वाले सदस्यों को प्रभावित भी करती है। अगर आपको डायरी वाला एपिसोड याद है तो जब ललित ने आत्माओं के बारे में लिखा था, उनमें जो दो खास नाम थे वो दो मृतकों के रिश्तेदारों के थे, उसकी पत्नी टीना के पिता और उसकी भतीजी प्रियंका के पिता। अपराध शाखा की टीम ने पाया कि टीना और प्रियंका ये दोनों ही ललित के कार्यों में काफी साथ देती थी। ये जो शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर है ये कई साइकोलॉजिस्ट के अनुसार हेवेंस गेट में भी था और बाकी कल्ट्स में भी रहता है। उनमें बस ये फर्क है कि ये मास शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर हो जाता है। आपको ये समझना होगा कि शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर एक दुर्लभ प्रकार की मानसिक बीमारी है। इसमें होता यूजुअली यह है कि एक स्वस्थ नॉर्मल व्यक्ति भी किसी ऐसे व्यक्ति के भ्रम पर विश्वास करना शुरू कर देता है जिसके साथ उसका घनिष्ठ संबंध होता है, और वो दूसरा व्यक्ति पहले से ही भ्रम और अन्य मनोवैज्ञानिक विकार से पीड़ित होता है। उदाहरण के लिए मान लें कि आपके घर में रहने वाले किसी व्यक्ति को एक मनोवैज्ञानिक विकार है और इस बीमारी में वो मानते हैं कि एलियंस उनके ऊपर जासूसी कर रहे हैं। यदि आपको शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर या साझा मनोवैज्ञानिक विकार है तो आप भी उन एलियंस में विश्वास करना शुरू कर देंगे, लेकिन इसके अलावा आपके विचार और व्यवहार सामान्य दिखेंगे। ठीक ऐसा ही बुराड़ी के उस परिवार के साथ भी हुआ। साइकोटिक डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों को वास्तविकता से संपर्क में रहने में परेशानी होती है और अक्सर रोजाना की सामान्य जिंदगी के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते। इस बीमारी के सबसे स्पष्ट लक्षण हैल्यूसिनेशन अर्थात उन चीजों को देखना या सुनना जो असल में नहीं है, और डेल्यूजन्स अर्थात उन चीजों पर विश्वास करना जो वास्तव में नहीं है, ये दोनों होते हैं। सबसे जरूरी बात ये नहीं है कि एक परिवार होना चाहिए। हेवेंस गेट में कोई परिवार नहीं था, भांति भांति के लोग थे। सबसे जरूरी बात यह है कि शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर इसलिए हुआ क्योंकि ये लोग एक छत के नीचे रह रहे थे। देखा जाए तो परिवार के बाकी सदस्य भी थे। अगर बुराड़ी पर सुनसान का पहला एपिसोड याद हो तो, जो इस छत के नीचे ललित के साथ नहीं रह रहे थे और वो सब बच गए। उनमें से प्रमुख हैं एक तो ललित की बहन सुजाता नागपाल। सुजाता पानीपत में रहती थी और उनका परिवार ललित पर भरोसा नहीं करता था। सुजाता के शौहर प्रवीण जो पानीपत में कारोबारी हैं, उन्होंने ललित के दावों को कि उनमें उनके पिता की आत्मा आ गई है उनको बकवास भी कहा था। दूसरे हैं ललित के बड़े भाई दिनेश चुंडावत जी। आप मुझसे पूछे तो इनकी कहानी मुझे सबसे ज्यादा ट्रैजिक लगती है। ये परिवार के साथ एक छत के नीचे नहीं रहते थे और आज भी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में रहते हैं, इसलिए शायद ये शेयर्ड साइकोसिस से बच गए। दिनेश चुंडावत जी आज भी ये बात नहीं मानते हैं कि किसी रिचुअल के कारण उनका परिवार चला गया। ये शायद इसलिए है क्योंकि दिनेश जी तक जो भी बातें ललित द्वारा घर के अंदर की जाती थी वो पहुंचती नहीं होगी। मुझे याद है कि जब पुलिस ने मर्डर के एंगल से भी थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करने का सोचा था, तब दिनेश जी ने बताया था कि उस परिवार में कोई तू करके बात भी नहीं करता था, तो उनकी दुश्मनी किसी से कैसे हो सकती है। दिनेश ये भी बताते हैं कि चित्तौड़गढ़ में उनका घर जब बन रहा था तो उनके घर के जो दो बच्चे थे, ध्रुव और शिवम, उनके अनुसार भी बहुत कुछ उन्होंने बनवाया था। इतना घुला मिला परिवार था ये। वैसे इस पूरे केस में आप मुझसे पूछे तो एनॉमली ये दो बच्चे ही हैं। जब मैं हेवेंस गेट की बात करता हूँ तो मैं एक एडल्ट कल्ट की बात करता हूँ, बाकी सुसाइड कल्ट्स की भी बात करता हूँ तो यूजुअली इन कल्ट्स में युवा लेकिन एडल्ट्स रहते हैं। यहाँ बच्चे टीनेजर्स सुसाइड में इन्वॉल्व थे। ये बच्चे नॉर्थ दिल्ली के वीरेंद्र पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे और इनके टीचर्स बताते हैं कि ये बहुत नॉर्मल बच्चे थे। तो नॉर्मल बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं वो भी इस क्रिया के बारे में सुनकर कुछ बोल नहीं पाए कि मेरा परिवार कुछ खराब स्टेप्स लेने वाले हैं, किसी और को भी, टीचर्स वगैरह को भी। मैं इस चीज को बच्चों के जिस तरीके से पेरेंटिंग होती है इंडिया में उस पर ब्लेम करूंगा। हमारे यहाँ बच्चों को सिखाया जाता है कि बड़े कभी गलत नहीं हो सकते।
जो भी वो बोले आंख मूंद कर मान लो। इस कारण से शायद वो कुछ बोल नहीं पाए होंगे, कुछ सवाल नहीं उठा पाए होंगे। अगर वो कुछ भी बोल पाते या किसी और को इस बात की भनक भी पड़ जाती, भले ही कितने साल पहले, तो भी बुराड़ी के उस रात के इंसिडेंट को रोका जा सकता था। अगर हम इस बारे में सोचे तो साइकोथेरेपी और काउंसलिंग के अलावा आमतौर पर एंटी साइकोटिक दवाइयों से भी पूरे परिवार को बचाया जा सकता था। ये मेंटल इलनेस वाला टैबू है जो इंडिया में इसकी बात नहीं होती। अगर थोड़ा विजिलेंट रहते हम एज अ सोसाइटी तो शायद कुछ कर सकते थे। इनफैक्ट एक रिकमेंडेशन जो डॉक्टर्स देते हैं वो यह है कि पास पड़ोस के चौकीदारों से लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं और बीट कांस्टेबल्स तक को हर एक को ऐसे सस्पिशियस चीजों से गुजर रहे परिवार के लक्षणों को लेकर संवेदनशील बनाया जाए। अभी आप यूके और अमेरिका को देख लीजिए। हमारे यहाँ पुलिस या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स लोगों को बचाव की इजाजत नहीं देते अनलेस वो खुद इंटरवीन नहीं करने दें। यूके और अमेरिका में ऐसा यूजुअली नहीं होता है। ये कानून बदलने से पहले वैसे हमारी खुद की मानसिकता भी बदलनी चाहिए। खैर, दिनेश जी ने इस घटना के अगले ही साल 2019 में घर को बेचने की कोशिश भी की थी, लेकिन उन्हें लोग फॉर ऑब्वियस रीजंस लोबॉल करते रहे। उन्हें इस भूत बंगले के, जैसा उस एरिया के प्रॉपर्टी ब्रोकर और भूमाफिया बोल रहे थे, इसके सही दाम नहीं मिले। इसी बीच घर में 2 किराएदार भी आए, 2 कारपेंटर भाई, अहमद अली और अफसर अली। दिनेश ने इनसे कोई किराया नहीं लिया, वो बस चाहते थे कि उनके भाई का घर खाली नहीं रहे। अहमद अली और अफसर अली से जब पूछा गया कि इन्हें डर नहीं लगता तो इन्होंने बताया कि हाँ, पहली कुछ रातों में इन्हें डर जरूर लगा था। उस घर में जब ये पहली रात रुके थे, ये भाई उसी रूम के बिस्तर पे सोए थे जहां पर नारायणी देवी जी को स्ट्रैंगल किया गया था। लेकिन उसके बाद वो एक दूसरे रूम में रुक गए। बाद में डॉक्टर मोहन कश्यप ने इस घर को किराए से ले लिया था। जनवरी 2021 की एक प्रिंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आज भी डॉक्टर कश्यप वहीं पर रह रहा है। वो जो 11 पाइप्स थे वो भी दिनेश ने बाद में निकलवा दिए, क्योंकि लोग उन्हें टूरिस्ट अट्रैक्शन जैसे देखने के लिए आने लगे थे। आज उस घर में ध्रुव डायग्नोस्टिक्स लैब करके एक लैब चलाते हैं डॉक्टर कश्यप। बीच में दिनेश ने कोविड के समय, जब लैब की इनकम नहीं हो रही थी, तब रेंट भी नहीं लिया था डॉक्टर कश्यप से। दिनेश आज भी बस इतना ही चाहते हैं कि उस घर में कोई रहे, ताकि उसको लोग भूत बंगले की तरह ना देखें। दिनेश जी ने आज तक अपने भाइयों के नंबर डिलीट नहीं किए हैं। उन्हें कभी कभी अंदर से अर्ज आती है अपने परिवार को फ़ोन करने की, लेकिन फिर उन्हें ध्यान आता है कि आखिर किसे करें।